हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द लेट्स डिकोड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर 2 पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे हायरार्की। हायरार्की का मीनिंग क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स और भी बहुत सारी चीजें। और हम यूनिट ऑफ कमांड भी पढ़ेंगे इसके साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए हायरार्की क्या होता है। Hierarchy was emphasized by all the classical thinkers like Weber, Fayol, Gulick, Urwig, Mooney, and Rayleigh as an important principle of administration. Hierarchy आपका classical thinkers का एक concept है. Fayol referred to it as the scalar chain, while Mooney and Rayleigh called it the scalar process. ये आपको याद रखने हैं वर्ड कि स्केलर चेन किसने बोला था और स्केलर प्रोसेस किसने बोला था। आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Mooney stated that hierarchy is a universal phenomena और मोने इसे एक यूनिवर्सल फिनोमेना कहते हैं। तो हायरार्की को ग्रीक टर्म से डिराइव किया गया है। फॉर अ रूलिंग बॉडी ऑफ प्रीस्ट ऑर्गेनाइज्ड इनटू रैंक्स। ग्रीस में क्या होते थे, जो आपके प्रीस्ट होते थे उनकी रैंक होती थी, उसके अंदर वो ऑर्गेनाइज होते थे, उसको हायरार्की बोलते थे। वो प्रीस्ट की हायरार्की, उससे ये वर्ड लिया गया है। आपको ये भी हमेशा याद रखना है कि कौन सा वर्ड लैटिन से डिराइव किया गया है, कौन सा ग्रीक से, क्योंकि ये भी आपसे पूछे जाते हैं कई बार। द वर्ड स्केलर इज राइट फ्रॉम स्केल विच मीन्स अ लैडर विद सेवरल स्टेप्स। तो देखिए जैसे आपकी लैडर होती है, उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं ऐसे बने हुए। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यही होती है आपकी हायरार्की। स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं ये चीजें। Literally, the term hierarchy means the control of the higher over the lower. अगर हम हायरार्की को देखते हैं तो यूनिवर्सली ऐसा होता है कि जो टॉप पोजीशन के ऊपर होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट्स के ऊपर रूल करते हैं। तो जैसे जो 6 है विल रूल ओवर 1 to 5। जो फिफ्थ है पोजीशन में हायरार्की में वो रूल करेगा 4 to 1 तक। जो थर्ड है वो 1 and 2 पे, और जो सेकंड है वो 1 के ऊपर। In administrative phraseology, it means an organization structured in pyramidal function fashion with successive steps interlinked with each other. और pyramidal function कैसे हो जाएगा इसका, ये देखिए आप, ऐसा बना हुआ है और यहाँ पे आपके टॉप में मैनेजमेंट में बैठते हैं ए, इनके नीचे मान लीजिए बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई, एफ एंड जी। तो ये भी एक हायरार्की है आपकी कि ये दोनों सेम लेवल के ऊपर हैं, ये दोनों सेम लेवल पे, ये दोनों सेम लेवल पे। तो इसके नीचे ये काम कर रहे हैं दोनों, और इस ए के नीचे ये 6 के 6 लोग काम कर रहे हैं ऐसे। अब हम देखते हैं, मोनी हैज एक्सप्लेन्ड द स्केलर चेन ऑफ द स्केलर और द स्केलर प्रोसेस इन द फॉलोइंग वे। द स्केलर प्रिंसिपल is the same form in an organization that is sometimes called hierarchical। कि स्केलर प्रिंसिपल वही है जिसको हम कुछ बार कुछ टाइम हायरार्की भी बोल देते हैं, हायरार्की से भी इसको रिप्लेस कर देते हैं। A scale means a series of steps, something graded. In an organization, it means the grading of duties, not according to different functions, but according to degree of authority and corresponding responsibility। तो हायरार्की को हम कैसे सीरीज ऑफ स्टेप में डिनोट करते हैं? इसमें हम ड्यूटीज को ग्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इसको फंक्शनल डिविडेशन में नहीं बांटते हैं कि जिसकी जितनी अथॉरिटी है और जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट करनी है उसके अकॉर्डिंग उस इंसान की हायरार्की सेट की जाएगी, ना कि वो क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। फॉर आवर कन्वीनियंस वी शैल call this phenomena of hierarchy the scalar chain. While highlighting the universality of the scalar chain in the organization, he asserted that wherever we find an organization, even of two people related as superior or subordinate, we have a scalar principle। अब मान लीजिए जैसे कि आपका कोई एक शॉप है, शॉप के अंदर एक शॉप ओनर है और एक उन्होंने अपने लिए हेल्प के लिए वर्कर रखा हुआ है। ओनर और वर्कर है। तो ये जो ओनर होंगे ना, ये ऑब्वियस सी बात है इस वर्कर से अबव होगा, ये इसका बॉस है। तो अगर जहां पे दो लोगों के बीच में भी एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बन जाता है, वहीं पे आपकी हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है वो आ जाती है फंक्शन के अंदर। दिस चेन कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन through which the supreme coordinating authority becomes effective throughout the entire structure. According to him, the scalar process has its own principle, process, and effect. These are leadership, delegation, and functional definition।
The scalar system denotes that every employee is bound in a single chain of command. स्केलर प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि एक सिंगल चेन ऑफ कमांड के अंदर बाउंड है वो, कि जैसे अगर ए को ऑर्डर दिया है बी ने ऑर्डर दिया ए को, ए ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, तो ये एक सिंगुलर चेन होगी। ऐसा नहीं होगा कि डी को ई ने भी ऑर्डर दिया, एफ ने भी ऑर्डर दिया। इससे ये कहना चाह रहे हैं। The chain of command is an unbroken line of authority that extends from top of the organization to the lowest echelon and clarifies who reports to whom. जो आपकी हायरार्की होती है वो ये भी क्लैरिफाई करती है कि कौन किससे रिपोर्ट करेगा, मतलब कौन किसके अंडर है। ये आपकी अलग अलग लोगों ने जो डेफिनेशन दी है, बहुत सारे थिंकर्स ने डेफिनेशन दी है, उसको एक जगह पे लिखा हुआ है। देखिए हम एक एक करके पढ़ते हैं इनको। एल डी वाइट क्या कहते हैं? Hierarchy consists of the universal application of superior relationship through a number of levels of responsibility reaching from top to the bottom of the structure. तो इसमें क्या कह रहे हैं? पहले एल डिवाइड कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सल फिनोमिना है जिसके अंदर नंबर ऑफ लेवल्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बटी होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक। मिलेट क्या कहते हैं? Hierarchy is a method whereby the efforts of many different individuals are geared together. ये समहाउ आपका एक कॉपरेशन की तरफ भी डेफिनेशन बन जाता है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी इन्होंने कोई चेन ऑफ कमांड या फिर कोई एक ग्रेडिंग की बात नहीं करी है। इन एंड ग्लेडन क्या कहते हैं? बोथ इन द सिंपल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर मीन्स that the principle of hierarchy operates, that is to say the individuals are arranged in grades, those above supervising those below. ये आपको जो कीवर्ड्स हैं ये याद रखने हैं इनके, कि एल.डी. वाइट ने क्या कहा था? लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इससे आप याद रखेंगे कि ये एल.डी. वाइट ने कहा है। ई.एन. ग्लेडन ने क्या कहा है कि इंडिविजुअल्स आर अरेंज्ड इन ग्रेड्स, दोस अबव सुपरवाइजिंग दोस बिलो। फिर आपके मैक्सीवर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसेज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, दैट इज ईच लोअर ऑफिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपीरियर ऑफ अ हायर वन। आपसे कई बार ये डायरेक्ट डेफिनेशन दी जाती है। इसकी एक मैं आपको सेपरेट से टेबल बना के जो जो नेट के एग्जाम के अंदर आपको पॉपुलर सेइंग्स या फिर पॉपुलर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो पूछी गई हैं, वो बना के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का चैनल का आपको नेम पता ही होगा, लेट्स डिकोड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Make sure you join the channel for the regular update and the PDF material. And Robert Prustesky, hierarchy is a system of ranking position along a descending scale from the top of bottom of organization. अब हम देखते हैं principles क्या हैं hierarchy के। Three principles are followed to organize functional units in a pyramidal form. They are principles through principle of through proper channel. That is, all commands and communication should pass through a proper channel. नो इंटरमीडिएट लेवल कैन बी स्किप्ड इन अ ट्रांसैक्टिंग बिजनेस, की ये जो चैनल है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ई को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, स्किप नहीं करना है किसी को, प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी को इक्वल एंड कॉटरवेनियस एट ऑल लेवल्स। आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी कहीं पे कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज मीनिंगलेस। आपको बताना है कमेंट करके कि ये लाइन किसने कही थी। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ए के पास अथॉरिटी सबसे ज्यादा है इसके अंदर और पी के पास थोड़ी कम है उससे। तो ए की जो अथॉरिटी है, मतलब उसकी जो पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कम होगी तो कोई ज्यादा पावर देने का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा पावर है, ज्यादा अथॉरिटी उसी को देते हो ना कि जिसके फंक्शन, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लार्ज होती है, जो बहुत सारे मासेस को इफेक्ट करती है। और जो आपके लोअर स्केल पे होते हैं लोग, उनके पास अथॉरिटी तो बहुत कम होती है। जैसे आपके रेगुलर ऑफिस गोर्स होते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको इतनी भर भर के देते हैं कि वो लोग ड्रेन हो जाते हैं। आप देखोगे आजकल जो वर्क वर्क डिप्रेशन है वो इसी वजह से बढ़ता है कि आपकी जितनी अथॉरिटी, जितनी आपकी पास नहीं है, उससे ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दी जाती है। और जो हायर लेवल्स के ऊपर ऑफिशियल्स होते हैं वो ज्यादा अथॉरिटी के साथ कम वर्क करते हैं। एंड थर्ड प्रिंसिपल आपका यूनिटी ऑफ कमांड, दैट इज सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम सुपीरियर ओनली। ये आपका फेयोल ने प्रिंसिपल दिया था। क्या कहते हैं कि क्यू को सिर्फ और सिर्फ पी ही ऑर्डर करे,
पी को सिर्फ ओ करे, ओ को सिर्फ एन करे। अगर हायरार्किकली देखा जाए तो क्यू से ये सारे लोग जो हैं वो सुपीरियर हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी इसको ऑर्डर देंगे, क्योंकि अगर ऐसा फॉलो नहीं किया तो क्यू को जब पी ने ऑर्डर दिया कि आपको ये जो फाइल एफ है वो मुझ तक पहुंचानी है, और एम ने कहा कि आप पहले मुझे फाइल जी का काम करके दीजिए, तो ये किसकी बात माने? इसलिए ये जो कंफ्यूजन है ये अराइज ना हो, इसलिए आपको यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की देखते हैं। ये इसका इलस्ट्रेशन है कि कैसे बताया गया है। अब हम देखते हैं हायरार्की के एडवांटेजेस क्या आते हैं। फर्स्ट है, इट सर्व्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोहेरेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेशन बना रहता है। इट एक्ट्स एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। हायरार्की आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी है कि जी ने एफ को रिपोर्ट दी, एफ ने ई को रिपोर्ट दी, ई ने डी को रिपोर्ट दी, एंड बी तक पहुंची, फिर इफेक्टिवली वो जाके अल्टीमेटली ए तक पहुंचाएगी। इट इनेबल्स टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ईच लेवल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है कि क्यों की एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कि सिर्फ वो सिर्फ ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ज्यादा है क्योंकि वो हायरार्किकल ऑर्डर में उससे ऊपर है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी कि अब आपको ये जो तीनों लेवल है नीचे वाले इनको ऑर्गेनाइज या फिर मैनेज करना है। ये मैनेजर है, तो इनकी अथॉरिटी थोड़ी ज्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये फिक्स करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ईच लेवल। इट अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग बाय इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्रोसीजर। इट प्रिवेंट्स कंजेशन ऑफ वर्क एट द टॉप लेवल। ये कंजेशन ऑफ वर्क नहीं होने देता टॉप लेवल पे, कि जो ये आपकी फाइल्स हैं, जो आपके ऑर्डर्स हैं, जो आपकी वर्क मटेरियल है, मैटर है, वो सारा रिफाइंड होके यहाँ तक जाता है। तो ए के पास बिल्कुल जो फाइन मटेरियल होगा कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, पूरा डाटा एक साथ एक टाइम पे पहुंच जाएगा। उनको अलग अलग जगह पे भटकना नहीं है। इट फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन हम अलग से प्रिंसिपल है उसको पढ़ेंगे। It simplifies procedures for file movement. It helps in coordination by securing unity of purpose and it promotes discipline and order in organization. अब हम डिसएडवांटेज अगर देखें तो सबसे पहला होता है कि इनऑर्डिनेट डिले करता है ये इन द डिस्पोजल ऑफ वर्क ड्यू टू रेड टेपिज्म। इनऑर्डिनेट डिले क्या करता है? रेड टेपिज्म आपको पता है कि रूल्स के साथ प्रोसीजर में हम इतना उलझ जाते हैं कि जो एक्चुअल वर्क है जिसके नीड थी वो हो ही नहीं पाता है। सपोज करिए एक अर्जेंट मैटर है जी के पास, और वो इतना जरूरी है कि वो अल्टीमेटली ये तक पहुंचेगा ही, बट अगर इनको यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना पड़ा तो ये पहले एफ के पास जाएंगे, एफ ई के पास जाएंगे, ई डी के पास, देन सी, देन बी, देन ए। बट वो मैटर जब तक यहाँ तक पहुंचेगा, रेड टेपिज्म के चक्कर में ये क्या होगा? डिले हो गया होगा। जिस चीज के ऊपर इंस्टेंट एक्शन लेना था वो ले ही नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? लॉस होगा। इसलिए क्या करता है, ये डिले करवाता है यूनिटी ऑफ कमांड आपका एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के अंदर। It discourages the initiative and drive of the lower level of personnel. It is not conducive for growth of dynamic human relation. इससे डायनामिक ह्यूमन रिलेशन नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हर एक सबऑर्डिनेट का एक पर्टिकुलर सुपीरियर है, तो उनके रिलेशंस बिल्डअप नहीं हो पाएंगे उसके अलावा किसी और से भी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा? रिलेशंस ग्रोथ नहीं होगी, ह्यूमन डायनामिक्स जो होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसको वेंट आउट होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। It makes the organization tall. Consequently, the personnel at the top lose touch with the personnel at the lower level, obviously. And it creates superior subordinate relationship due to differences at various levels in the following respect. तो ये क्या करता है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को भी हार्म करता है। उनके पे स्केल अलग होंगे, उनके क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग होगी। अब हम फ्योल का देखते हैं गैंग प्लैंक की। ये जो चीज है, हमने जो प्रॉब्लम पढ़ी थी, ये एक अर्जेंट मैटर है जो ए तक पहुंचना चाहिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत होता है, वो कैसे सही हो सकता है। मान लीजिए जी के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इनको पी तक पहुंचानी है, तो अकॉर्डिंग टू यूनिटी ऑफ कमांड ये फाइल सारी ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे आएगी, बट इसमें तो बहुत डिले हो जाएगा। तो अवॉइड करने के लिए डिले, हेनरी फेयोल ने ये सजेस्ट किया था द टर्म कोड ब्लैंक ब्लैंक, कि मान लीजिए जी को जो है एफ पी तक कोई बात पहुंचानी है, जी क्या करेंगे? अपने सुपीरियर एफ को बताएंगे। एफ जो है वो रैंक में तो सिमिलर है ना इनसे, इनके रैंक तो सिमिलर ही है, इनकी ग्रेडिंग सिमिलर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर है, फंक्शन डिफरेंस हो सकते हैं, अथॉरिटी सिमिलर है। तो एफ क्या करेंगे? डायरेक्ट जंप कर सकते हैं पी के पास, अपने सिमिलर अथॉरिटी वाले इंसान के पास।
या फिर जी क्या कर सकते हैं, जी क्यू के पास जाए और क्यू डायरेक्टली पी के पास चला जाए क्योंकि इनके पास ये यूनिट ऑफ कमांड है। तो गैंगप्लैंक यही कहता है। देखिए, Fayol asserts it is an error to depart needlessly from line of authority, but it is an even greater one to keep it when determinate to the business issues. कि फेयोल ये मानते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड जो है लाइन ऑफ अथॉरिटी है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, वो गलत होगा। बट वो ये भी कहते हैं कि उससे ज्यादा बड़ी गलती ये होगी कि आपको पता है अगर आपने ब्रेक करी होती तो आपका जो डिले हुआ, जो आपका लॉस हुआ वो बचा जा सकता था। और सिमिलरली लिंडन उल्विक जो है वो भी ऑब्जर्व करते हैं, every organization must have its scalar chain, just as every house must have its drain. But it is unnecessary to use this channel frequently as the sole means of communication, as it is unnecessary to pass one's time in the drain. Due to inherent defects in the hierarchical organization, the modern administrative thinkers like Chris Agris have suggested the matrix organization, also known as fan-like organization. This form of organization is free from the rigid superior-subordinate relationship. Finally, it should be noted that the John Pfizer and Robert Festus have studied the impact of computers on hierarchical pyramid of organization. आपको ये जो लिखा हुआ है ये अलग से याद करना है कि कौन से ऑथर्स ने स्टडी किया था इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन हायरार्किकल पिरामिड, इसलिए ये लिख के दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। आपको अगर उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हम पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या है? Unity of command means that an employee should receive order from one superior only, जो हमने hierarchy के अंदर पढ़ा था। In other words, it means that no employee should be subjected to the orders of more than one superior. Thus, it stands for single boss for each person. Definition आपकी हेनरी फेयोल, पिफाइनर प्रेस्टर्स, डिमोकर डिमोक सब देते हैं। हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ कमांड। फॉर में देखें अगर हम, तो ऑब्जर्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी फॉर कमांड is essential to avoid confusion and manipulation in organization। ये confusion को avoid करता है। Duality of multiplicity of command keeps an employee under confusion and conflicting। तो अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके पास डबल सुपीरियर से ऑर्डर आ सकते हैं। मान लीजिए ए जो है उनके अंडर में बी एंड सी काम करते हैं, बी एंड सी के अंडर में डी ई एफ एंड जी वर्क करते हैं। तो अब अगर जी को सी ने ऑर्डर दिया और बी ने ऑर्डर दिया, उनके ऊपर ये रहेगा कि मैं फॉलो किसको करूं, दोनों ही मेरे बॉस हैं। तो ये कंफ्यूजन करा देता है। जब इनसे पूछने आएंगे कोई ए कि आपने ये वर्क क्यों नहीं करा, वो क्या कहेंगे, वो कह देंगे मेरे सी इनसे पूछेंगे आपने मेरा वर्क क्यों नहीं करा, तो वो बोलेंगे मैं तो बी का कर रहा था। और बी ने अगर इनसे पूछा तो वो बोलेंगे मैं सी का वर्क कर रहा था। तो इससे क्या होता है, वर्कर्स को भी एस्केप मिल जाता है अपने वर्क से डिले करने का। फॉर इंस्टेंस, whom to follow and what to follow. Further, subordinate can also evade orders by playing off one superior against another, जो हमने अभी समझा। Henry Fayol is the most important advocate of the principle of unity of command। ये आपको याद रखना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड दिया किसने था, और इसके सबसे बड़े प्रोफाउंड फॉलोअर कौन है। He asserted that should it be violated, authority is undermined, discipline is in jeopardy, and order distributed and stability threatened। तो ये आपकी सेइंग है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब अकॉर्डिंग टू फेयोल द फॉलोइंग फैक्टर्स रिजल्ट इन ड्यूअल कमांड। फेयोल के अकॉर्डिंग फॉलोइंग फैक्टर रिजल्ट करते हैं ड्यूअल कमांड में, क्या क्या? डिवाइडिंग अप अथॉरिटी बिटवीन टू मेंबर्स, इम्परफेक्ट डिमार्केशन ऑफ डिपार्टमेंट। क्या करते हैं कि आपने एक ही सेम अथॉरिटी दो लोगों में डिवाइड कर दी है कि ए और बी की अथॉरिटी है कि वो किसी को सस्पेंड कर सकते हैं। तो ए करना चाह रहे हैं सी को, बी करना चाह रहे हैं डी को। अब कंफ्यूजन आ गई कौन किसको करेगा, कि दोनों में से किसी एक को ही करा जा सकता है। तो अगर अथॉरिटी सेम लेवल की दो लोगों में डिवाइडेड है तो भी हार्मफुल है। अगर आपका डिमार्केशन जो है डिपार्टमेंट्स का वो फिक्स नहीं है, कि डी को बोला गया है आपको एक फाइल बनानी है आईटी के ऊपर, मान लीजिए सेफ्टी ऑफ वुमेन के ऊपर, एंड ये आप सबमिट करेंगे अपने हायर डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में। तो आईटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक वेलफेयर और वुमेन डिपार्टमेंट है, एक वुमेन इन आईटी करके डिपार्टमेंट है। अब वो कंफ्यूजन में है कि दोनों ही डिपार्टमेंट वुमेन के हैं, तो ये कौन से में देखे आऊं मैं, सेफ्टी वुमेन इन आईटी के इंपॉर्टेंट है और वेलफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। तो ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए होनी चाहिए? अगर इनका बीच में डिमार्केशन नहीं है
तो ये नहीं हो पाएगा। And the constant linking up as between different departments, natural intermeshing of functions and duties briefly. और हम अगर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देखें तो अगेंस्ट में क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड has been opposed by many writers. कौन कौन? Scalar Huston argues that old concept of one single boss for each person is seldom found in fact complex governmental situations. ये सिस्टम बहुत ओल्ड है और कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन में फॉलो होता था। आज के टाइम पे आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं कि वो एक सुपीरियर के थ्रू हैंडल नहीं की जा सकती हैं। आपको कोई बार ऐसे हो सकता है कि किसी और सुपीरियर के पास ऐसा स्पेशलाइजेशन हो जो आपके जो इमीडिएट सुपरवाइजर हैं उनकी फील्ड से रिलेट ना करता हो। तो क्या अब आपको उनसे कमांड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर आप नहीं लेंगे तो आपका लॉस होगा। तो ये कहते हैं कि ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में फॉलो होता था। जेडी मिलेट क्या कहते हैं? द थियोरी ऑफ ड्यूअल सुपरविजन इन प्लेस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. He argues that concept of unity of command needs to be reconciled with the recognition that supervision of an activity may be dual technical, professional and administrative. तो ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी जो superiority है, जो आपका सुपीरियर है, वो ड्यूअल ऑर्डर्स को फॉलो करे, जो सबॉर्डिनेट को ऑर्डर दे। कि एक ऑर्डर आपका ऐसा है कि जो प्रोफेशनल है, बहुत कॉम्पिटेंट है, साइंटिफिक है, टेक्निकल नेचर का है, और एक जनरल नेचर का है। तो आप जनरल नेचर के लिए अपने दूसरे सुपरवाइजर से ऑर्डर लीजिए और स्पेसिफिक टेक्निकल नेचर के लिए आप किसी और सुपरवाइजर से ऑर्डर लीजिए। And according to Herbert Simon, the principle of unity of command conflicts with the principle of specialization. Unity of command आपका principle of specialization से conflict करता है। कैसे? One of the most important uses to which authority is put in an organization is to bring about specialization of work making decisions so that each decision is made at the point in the organization where it can be made more expertly. He continues, the principle of unity of command perhaps most defensible if narrowed down to the following. In case two authoritative commands conflict, there should be a single determinate person whom the subordinate is expected to obey, and the sanctions of authority should be applied against the subordinate only to enforce his obedience to that person. एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या करा था? रिजेक्ट करा था आपके प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, बट एफ डब्ल्यू टेलर भी ट्रेडिशनल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक चीज से एग्री करते हैं। इन्होंने क्यों करा था आपको याद है? एफ डब्ल्यू टेलर ने तो 8 सुपरवाइजर्स का रोल दिया था कि फंक्शनल फोरमैनशिप होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपके सुपरवाइजर्स आपको सुपरवाइज करेंगे। कि अगर आपका एक टाइम बॉस होगा, आपका एक स्पीड बॉस होगा, आपका एक पुलिस वाला भी था इसके अंदर, और बहुत सारे ऐसे 8 सुपरवाइजर्स के रोल थे। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, टाइम वर्क, ऐसे बहुत सारे थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड अदर मीनिंग्स, हम इसके अंदर अदर मीनिंग्स पढ़ सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ राइटिंग आप इसको डिटेल में पढ़िएगा कि कैसे हो सकता है, ये क्या क्या है इसके अंदर एंटर आते हैं। एंड इन द फर्स्ट सेंस द यूनिटी ऑफ कमांड इज इनकम्पेटिबल with the independent or autonomous units of organization like public corporation or constitutional bodies. It is incompatible with the common type or broad type of organization like the election commission, UPSC, UGC, railway board and flood control board and so on. क्योंकि इनके जो ऑर्डर्स होते हैं, इनके जो रोल्स होते हैं, वो बहुत वास्ट होते हैं, बहुत ब्रॉड होते हैं, और वो एक सुपरवाइजर के डायरेक्शन के अंडर में नहीं आ सकते। तो चलिए, आज हमने ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप इसको रिवाइज करिए, अपनी खुद की नोट्स बनाइए, और ये जो नोट्स हैं आपको लेट्स डिकोड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चैनल के ऊपर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। गुड बाय।